साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि हम इस समय यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की जो मॉक टेस्ट यानी ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वो वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी आसानी से होती रहेगी। तो आज उसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन। जैसा कि इस बार ओएमआर आपको मिलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन प्रश्न पत्र में दिए होंगे और उन 20 क्वेश्चन का आंसर आपको ओएमआर पर गोले काले करके देना है, ठीक है? तो ओएमआर अगर आपने अभी तक नहीं भरा है कभी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं है, तो मार्केट में ओएमआर मिल सकता है आपको, आप जाकर के ले लीजिएगा और उस पर घर पर आप आसानी से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और चूँकि बता देता हूँ आपको, मैंने भी एक वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है कि ओएमआर को किस तरह से भरना है, क्या-क्या गलतियाँ आप नहीं करने हैं ओएमआर भरते समय, ताकि आपके नंबर कटने से बच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ओएमआर में जो भी आप आंसर करते हैं, ठीक है? उसमें हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन आपके पूरे-पूरे सही हैं, तो ओएमआर जो चेक होती है कंप्यूटर से, उसमें 20 नंबर ही आपको पूरे-पूरे मिलेंगे। यानी उसमें नंबर कटने का कोई भी चांस आपको नहीं रहता है। लेकिन लिखित में क्या रहता है कि आप जो कॉपी पर लिखेंगे जाकर के एग्ज़ाम में, वहाँ पे अगर 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला हुआ है और आपने अच्छी तरह से उसको किया है, तो एग्ज़ाम जो कॉपी चेक होगी आपकी एग्ज़ाम की, उसमें क्या रहता है कि अगर 5 नंबर या 10 नंबर का है तो उसमें 1 या 2 नंबर कटने के चांस भी रहते हैं, ठीक है? यानी पूरे-पूरे नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ओएमआर जो आप करेंगे उसमें पूरा नंबर आपको मिलता है। तो इसलिए ओएमआर की तैयारी आप अच्छे से करें और उसकी तैयारी के लिए ही मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ लगातार अपने चैनल पे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा विज्ञान किसकी रचना है? ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका है लल्लूलाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद, ठीक है? अगर आपने पढ़ा है तो आपने अभी तक इसका आंसर सोच भी लिया होगा और आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। इसका आंसर है श्याम सुंदर दास, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निराला की कौन-सी रचना है? ठीक है? इसका आंसर लेने से पहले एक बार मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि अगर ओएमआर आपने भरने की जानकारी आपको अभी नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ओएमआर कैसे भरें, वो वीडियो देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ। वहाँ से जाकर के डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ओएमआर कैसे भरेंगे और क्या-क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है ओएमआर भरते समय, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निराला की कौन-सी रचना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है परिमल, दूसरा ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, तीसरा ऑप्शन है रश्मिरथी और चौथा ऑप्शन है रेणुका, ठीक है? तो दूसरा जो इसमें आपका क्वेश्चन है निराला की रचना, तो ये परिमल यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गीतावली के कवि का नाम बताना है। जी हाँ, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीतावली किसने लिखी हुई है। पहला ऑप्शन हमारा है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है रसखान, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है कबीर। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है तुलसीदास, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है युग धारा किसकी रचना है? ठीक है? तो युग धारा किसकी रचना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं मतीराम, दूसरा ऑप्शन है रहीम, तीसरा ऑप्शन है रसखान और चौथा ऑप्शन हमारा है नागार्जुन, ठीक है? तो यहाँ पर जो युग धारा की रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो नागार्जुन है, ठीक है? किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कंकाल किस विधा की रचना है?
ठीक है, कंकाल किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है एकांकी, और तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है नाटक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा वो आप सोच लीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है उपन्यास, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से जीवनी विधा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको जीवनी विधा के लेखक बताना है कौन है। पहला ऑप्शन हमारा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हमारा राम कुमार, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जीवनी विधा के लेखक जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे अमृत राय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अमृत राय रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप बड़े क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ना है और उसके बाद में जो आंसर दिए हैं उन आंसरों को आपको एक से दो बार पढ़ना है। ठीक है, यानी बड़े क्वेश्चन या आंसर जो भी दिए हैं उनको आपसे एक दो बार रिपीट करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि कहानीकार हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, नहीं ये भी गलत है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। तो यहाँ पर लगभग लास्ट के तीनों जो आपके आंसर दिए हुए हैं गलत हैं। सिर्फ पहला आंसर यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास के लेखक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या होता है, यानी मेहमान हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि निम्नलिखित में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। होता क्या है, अधिकांशतः आप जो बच्चे हैं एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अतिथि का पर्यायवाची नहीं है की जगह पर उसका आंसर कर देते हैं। समझ में आता है उनके अतिथि का पर्यायवाची है, इनमें से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेहमान लगाकर के टिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अतिथि का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इसका नहीं है। ठीक है, अभ्यागत, पहुना, मेहमान या पाहन। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहुना, पहुना भी मेहमान ही है, और तीसरा ऑप्शन मेहमान चूंकि दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन है पाहन। ठीक है, ये भी मेहमान होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, हमारा अभ्यागत जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है आपको। कुछ पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर और उसमें आपको अलंकार का नाम बताना है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। ठीक है, एक पंक्ति दी गई है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, और चौथा है उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर चार अलंकार दिए गए हैं, कौन सा अलंकार रहेगा, तो यहाँ पर रहने वाला है आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी सी त्रुटि मेरी समझ से हुई है क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर ये आठवां क्वेश्चन हम एक बार फिर रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यागत भी जो तात्पर्य है अभ्यागत का वो भी अतिथि से ही है। ठीक है, तो पहुना भी है, मेहमान भी है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही रहेगा आपका। तो ये अपना थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, त्रुटि हो गई है यहाँ पर कि अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जाएगा यहाँ पर, पाहन, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये देख चुके हैं
और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अंजलि किसकी रचना है, ये आपको बताना है। अंजलि किसकी रचना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला हमारा ऑप्शन रहेगा केशव दास, दूसरा ऑप्शन रहेगा राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा हमारा दूसरा यानी राम कुमार वर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पत्रिका के संपादक कौन है, आपको बताना है चांद पत्रिका के संपादक कौन है। 4 ऑप्शन है, पहला रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मुंशी प्रेमचंद और चौथा कमलेश्वर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, चांद पत्रिका। आपने अगर पढ़ा है तो आपने आंसर भी सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई है, तो इसमें आपको पढ़ना है और इसमें कौन सा रस है वो आपको बताना है समझ करके। ठीक है, चलिए मैं वो पंक्ति पढ़ देता हूँ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, मुख्य जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, तो इसको आप 1 से 2 बार भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन जो है वो है श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है वीर रस। तो देखिए यहाँ पर क्या आप प्रतीत हो पा रहा है इस पंक्तियों में, आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा। यानी प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। दुख शब्द आया हुआ है और यहाँ पर जो अपने पत्नी है वो अपने पति के लिए कह रही है कि वो प्राण प्यारा कहाँ है, यानी कि इसमें कौन सा आपका रस रहेगा, करुण यानी दुखी भावना यहाँ पर आपको झलक रही होगी, तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा यानी दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको रस पहचानने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कविता में छंद बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसमें छंद आपको बताना है कि कौन सा छंद इसमें रहेगा। ठीक है, रहमन मोई सुहाए अमी पियावत मान बिन, बरु विष देय बुलाए मान सहित मरीबो भलो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला सोरठा, दूसरा कुंडली, तीसरा रोला और चौथा दोहा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपने सोचा है वो हमें आप बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए ऑप्शन यानी कि सोरठा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आकाश गंगा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन अशोक वाजपेयी और चौथा ऑप्शन नरेंद्र। ठीक है, तो आकाश गंगा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो आकाश गंगा यहाँ पर जो है वो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि राम कुमार वर्मा जी की ये रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विवेदी युग के कवि कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावादी युग है ना, भारतेंद्र युग, ये सभी युग हैं। इनमें भी कभी अलग अलग जो रचनाकार हैं या कवि हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो सभी आपको युगों के बारे में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा या श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनको आप यहाँ पर पहचानिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा जाएगा सही, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने गए हैं यहाँ पर इन 4 में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है पथिक किसकी रचना है। बहुत ही जाना पहचाना ये जो है जानी पहचानी रचना है, आपने पढ़ा होगा कि पथिक किसकी रचना है, ये आंसर आपको देना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा नरेंद्र शर्मा, तीसरा धर्मवीर भारती और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो पथिक जो रचना है वो हमारी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से ममता के लेखक कौन है। जी हाँ, आपके कोर्स का ये पूछा गया है, निम्नलिखित में ममता के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है जयप्रकाश भारती, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है हमारा गुलाब राय। ठीक है, तो आपने सोच लिया है, यानी कि यहाँ पर आपने जो सोचा है वही आंसर है, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसके आंसर हैं।
यानी कि ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लाकृति का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर लाकृति लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो संधि विच्छेद में क्या आएगा? ल प्लस आकृति, ल प्लस आकृति, या ला प्लस कृति, या ला प्लस कृति ही। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? ला प्लस कृति की ल प्लस कृति रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर है आपका? आपका आंसर रहेगा यहाँ पर दूसरा, यानी ल प्लस आकृति। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता और पिता में समास कौन है? जैसे कि माता और पिता लिखा हुआ है, तो उसमें समास कौन सा रहेगा? है ना, दिन और रात। ठीक है, इस तरह के कुछ जब शब्द आते हैं तो उनमें कौन सा समास है? बहुत ही सरल विधि है इसको पहचानने की, यानी कि इसमें कौन सा समास रहेगा आपका? द्वंद्व समास रहेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन। पहला बहुव्रीहि दिया हुआ है यहाँ पर, दूसरा द्वंद्व दिया हुआ है, तीसरा द्विगु दिया हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वो है कर्मधारय समास। लेकिन माता और पिता में कौन सा समास रहेगा? यहाँ पर द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, दिन और रात में क्या रहेगा? वहां भी द्वंद्व समास रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है किसकी रचना है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन हमारा है राम कुमार वर्मा। तो बताइए आप कि कौन सा इसका आंसर रहेगा? ये आंसर हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और कमेंट में आप अभी जाइए और इसका आंसर हमें लिख करके दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर हम अगले वीडियो के साथ में लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।